यदि आप सीएमए फाइनल जून 26 का एग्जाम दे रहे हैं तो एससीएम का सेट 1 और सेट 2 का एमक्यूपी जो आईसीएमए से रिलीज हो गया है वो दोनों हम आपको अभी सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। आपको ये पूरा सॉल्व किया हुआ मेरा पीडीएफ ऑफ कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उसको ले लीजिएगा। 1 मिनट धैर्य रखिए, बट पहले पूरी बात को सुन लीजिए। जब तक आप पूरा इस वीडियो में मैंने जो बताया है उसको सुनेंगे नहीं तो आपको इसके अंदर जो हिडन ट्रिक्स है वो क्लिक नहीं करेगा, और आपको आने वाले अपने एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है उसको समझने के लिए पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना भी है। आप अगर एक बार अटेम्प्ट करके क्वेश्चन पेपर को एक बार अपने नजर से निकाल कर एक बार अपना जो आज तक का पढ़ाई की है उसके हिसाब से कम कौन सा टॉप 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में करते हैं और कितना कॉन्फिडेंटली करते हैं उस हिसाब से एक बार रिव्यू करके अगर मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इस पूरे वीडियो से इतना वैल्यू मिलेगा, लगेगा कि आप सच में इस बार पास हो ही जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में जाकर, तो सीधा एंड में जंप करके नहीं सुनना है, बट आपको वेट करना है, पूरा वीडियो को देखना है। वो इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली क्या इस बारे में कि अगर आपका दोनों ग्रुप का भी एग्जाम जून में खत्म हो जाएगा और आप एकदम खाली हो जाओगे कि अब आगे क्या करना है, जिससे कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए और आप बहुत अच्छे से फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल बातचीत है जो कि मैं आपसे करूंगा थोड़ा सा इस वीडियो में, और आगे कुछ वीडियोस इसके लिए लेके आने वाला हूं। तो YouTube में बने रहिएगा। ये नहीं कि एग्जाम के बाद उसको सुनेंगे क्योंकि फिर मौका हाथ से चला जाएगा। तो जब मौका लगे वो वीडियो आएगा और उसको सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम खत्म होने के बाद आपका दिन खराब ना हो और आप खट से उसके भी बेनिफिट्स ले पाए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इस पेपर को नजर से निकाल कर अपने स्ट्रेटेजी से इवेलुएट करके फिर आप मेरे साथ जुड़े तो ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब बटन जो है वो हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हमें इसी लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी और भी वीडियोस बनाते रहें और YouTube हमारे कंटेंट को फिर रेलेवेंट समझकर और भी लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके कारण और भी किसी का भला हो सकता है और हम हमारे मोटिवेशन को लेकर यहाँ पर लगातार वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। क्या मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट से रिलीज होके आता है इज डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ मेन एग्जाम पेपर? तो इसको आज समझेंगे इस वीडियो में। सीएमए फाइनल एससीएम का जून 26 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उससे शुरू कर रहे हैं। सो यहाँ पर अभी सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हड़बड़ा के मत लीजिए, पहले मेरे से समझ लीजिए कि क्या क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व है, जिससे कि एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन भी आ गया तो आपसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है ये भी सिखाने वाला हूँ, ट्रिक्स को कैसे समझना है ये भी सिखाने वाला हूँ, और इस पेपर में नया क्या है वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, जैसे एमसीक्यू आता है दैट इज 30 मार्क्स का, तो अपने पहला एमसीक्यू देख रहे डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी है सेट 1 में भी और सेट 2 में भी। तो क्या ये इंडिकेटर है कि मेन एग्जाम में भी ऐसा होने वाला है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा सेट 1 में भी किया, सेट 2 में भी किया, तो हो सकता है मेन एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन वैसा ही देगा। सो समटाइम्स इट मे हैपन कि इट इज कॉपी ऑफ और रेप्लिका ऑफ आवर अपकमिंग एग्जाम, इट मे हैपन। तो एनीवे, तो यहाँ पर एक प्रिंटिंग एरर था, 20,000 की जगह 2 लाख होगा, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। ये सिमिलर क्वेश्चन आपका किया हुआ है तो मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, आप उसको अपने से देख लीजिएगा। मैं आपको खास खास चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट नंबर डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी का था, सेकंड नंबर एमओएस निकालने का क्वेश्चन था, एमओएस के बेस पे करंट सेल्स निकालने का क्वेश्चन था। तो अगर सीवीपी एनालिसिस आपको आता है तो आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो ऑफसेट वाला इफेक्ट, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया तो कितना से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, और इसमें फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज बोला जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर लेते। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें एबीसी से पूछा है और आपको कॉस्ट दिया हुआ है, एक्टिविटी वाइज ड्राइवर दिया हुआ है, रेट निकालना है और फिर उस रेट से प्रोडक्ट ए का कॉस्ट निकालना है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन था, जिसमें आपको सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पूछा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, राइट, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएंस, या आप समझ लीजिए प्रॉफिट मार्जिन
वॉल्यूम वेरिएंस जो निकालते हैं ना, वो वाला पूछा है। तो अभी क्या ग्रॉस मार्जिन है, तो ग्रॉस मार्जिन को नॉर्मली हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसा, बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसा नहीं समझेंगे सिंस फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो इसको प्रॉफिट जैसा समझेंगे। ठीक है, तो इट इज लाइक प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। तो पहले स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, वो आया 6 रुपीज़, और उसके हिसाब से आपको अपना वर्किंग करना है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आया, मतलब एमसीक्यू में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम दे दिया कि आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। था छोटा सा ही, बट इसको सॉल्व करके दिखाया। तो इसमें जो आंसर आया है मिनिमम कॉस्ट का, मैंने वैम से किया है, तो आंसर आया है नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर आ रहा है 360। अब हो सकता है कि इसका आंसर और कोई मेथड से करे तो ऑप्शन में भिड़ जाए। ऑलराइट, सो वैम से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो नन ऑफ द अबव को मैंने सिलेक्ट किया, इसलिए इसको एक बार सर्कल किया। आप इसको फिर से देखिएगा। कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है मेरे को कि सर ये आप देखिए एक बार ऐसा होना चाहिए, तो मैं वापस देख लूँगा, आप कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा। फिर गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन आया है जिसमें सिंपल मैक्सिमिन बोला है, तो उसका आंसर आ गया है। फिर लर्निंग कर्व थ्योरी में चक्कर होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ना कई बार बोलता है जैसे फोर्थ यूनिट का टाइम बताओ। तो अब फोर्थ यूनिट का टाइम मतलब दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है इंक्रीमेंटल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, और दूसरा हो सकता है एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर। तो 99% क्वेश्चन में ये लोग जब फोर्थ यूनिट बोलते हैं तो इसका मीनिंग होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन अगर हम चुने तो मेरा एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर से ही आंसर मैच हुआ है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कोई एक क्वेश्चन में कि फोर्थ यूनिट बोलने का मतलब वो बोलना चाह रहा है इंक्रीमेंटल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो यू हैव टू ट्राई बोथ एंड सी विच इज कमिंग फास्टर और विच इज मैचिंग विद द ऑप्शन। और मेन क्वेश्चन में भी ये सब चक्कर हो सकता है, तो लर्निंग ऑफ थ्योरी में थोड़ा केयरफुली जाना है। जैसे रिपीट ऑर्डर जब बोलता है ना क्वेश्चन में, तब रिपीट ऑर्डर पे आपको इंक्रीमेंटली जाना है, और जब कोई रेंज बोल दे कि इतना यूनिट से इतना यूनिट का बताओ, तब इंक्रीमेंटली जाना है। अदरवाइज फोर्थ यूनिट मतलब आप समझ लेना कि एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर है। 16th यूनिट बोले तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 है। ठीक है, सो 9 नंबर देखिए, डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है। ये सब क्या होता है ना, क्लिक नहीं करता कि इसका आंसर क्या होगा। तो सोशल साइंस में यूज़ होने वाला जो सबसे ज़्यादा अच्छा टूल है उसका नाम है सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर स्टैटिस्टिकल सिस्टम। सो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको अच्छे से कैप्चर कर लेना। फिर वारंटी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है जो TQM का है। फिर ये यील्ड मैनेजमेंट से नॉर्मली कभी कुछ नहीं आता है, तो उससे जुड़ा हुआ एक थ्योरी आ गया है, बेस्ट प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट इज यील्ड मैनेजमेंट इज द आंसर। JIT से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो इजी है। वेरिएंस से जुड़ा हुआ एक ट्रेडिशनल और ऑपरेटिंग वेरिएंस आपको सिखाया जाता है, प्लानिंग, ट्रेडिशनल प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है कि अगर रिवाइज प्रोपोजिशन और एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो कौन सा वेरिएंस होगा, उसका आंसर है ऑपरेटिंग वेरिएंस। फिर BPR से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, टारगेट कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल मेरे नज़र में 9 नंबर 6 नंबर ये दो क्वेश्चन देखने का है, बाकी तो सब आपका किया हुआ सही है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 2 है, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, डिसीजन मेकिंग का आता है, बहुत सावधानी से अटेम्प्ट करना है। अगर बहुत कॉन्फिडेंट है डिसीजन मेकिंग में तभी जाना है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। बट अज्यूम करते हैं कि आपने अपना दिमाग लगाया अच्छे से डिसीजन मेकिंग में और पढ़ाई किया है। एडिशनल क्वेश्चंस जो हम लोग आपके यूट्यूब में डाले हैं उसको भी आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तो आप डिसीजन मेकिंग जरूर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का एक्चुअली मेक और बाय से जुड़ा हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पुराना कभी CA के एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। ओके, तो CA के एग्ज़ाम का पुराना क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमने यूट्यूब में वीडियो बना के डाले, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर SCM CMA फाइनल, आप उसको सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है अगर आप डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंट हैं तो, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। बट नहीं तो बाकी चैप्टर्स में दिमाग लगाएं, यह मेरा सजेशन है। तो एनीवे इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। इसमें करंट सिनेरियो में बोल रहा है प्रोडक्ट A बना रहा है और उसमें कंपोनेंट X लगता है, उसको भी बना रहा है, सब मिला के 1,20,000 यूनिट्स बन रहा है एट 92% कैपेसिटी।
और आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर एक एक्सपोर्ट ऑफर मिला है इनको टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका 500 यूनिट्स करके पर मंथ बिक्री होगा और उसके लिए आवर पर यूनिट 8 आवर्स करके लगेगा। फिर कंपोनेंट ई एक्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है एट बेस ऑफ टू 10,000 यूनिट्स। फिर थर्ड केस में बोल रहा है अगर कंपोनेंट एक्स आप बाजार से परचेज कर लोगे तो आपके पास जो कैपेसिटी खाली होगा उससे आप 1 रुपया पर घंटा भाड़ा कमा सकते हो, और उससे जो जगह निकला उस पर दूसरा कंपोनेंट वाई आप बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ के पहले प्रोडक्ट डे का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर एक्सपोर्ट ऑफर का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, ठीक है। फिर मैंने नोट 3 में कंपोनेंट एक्स का मेक और बाय का डिसीजन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हैं 8 रुपीज़ पे, मेक करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगा उसके हिसाब से मैंने उसका मेक और बाय का वर्किंग किया कि वेरिएबल कॉस्ट सारा 7.2, परचेज प्राइस हो रहा है 8। फिर कैपेसिटी का एक एनालिसिस किया कि आवर्स यूज करेंटली एट 92% कैपेसिटी कितना हो रहा है प्रोडक्ट ए में और कंपोनेंट एक्स में, ये आ रहा है टोटल 552, और उस 100% कैपेसिटी पे हो जाएगा 6 लाख, आइडल कैपेसिटी चल रहा है 48,000 आवर्स। फिर मैंने देखा कि एक्सपोर्ट ऑफर के लिए कितना आवर लगेगा, वो भी 48,000 है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑफर इस आइडल कैपेसिटी से किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन में कंपोनेंट वाई के बारे में बोला था, तो कंपोनेंट वाई का भी मैंने वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस लेकर कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। ओके, फिर सारा फिक्स कॉस्ट को इकट्ठा कर लिया। अब क्वेश्चन में एक एक पार्ट जब पूछा तो एक एक पार्ट को कैसे एड्रेस करते हैं, देखो पहले वर्किंग नोट आप जैसे भी सजा लो, चाहे आप सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में करो या एंड में करो, एक ही बात है। स्टार्टिंग में करना बेटर है क्योंकि अपने को पता नहीं ना वर्किंग नोट में कितना स्पेस लगेगा। बट जो भी वर्किंग नोट किया देखिए हेडिंग दे दे के किया, सो दैट इसको देखकर भी अगर कुछ मार्क्स देना हो तो स्टेप मार्किंग मिल जाए। बट जब पार्ट बाय पार्ट करते हैं ना तो उसका हेडिंग देते हैं कि अभी हम ये करने वाले हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एज ओरिजिनली एनविसेज्ड इन द बजट। सो पार्ट 1 प्रॉफिट एज पर बजट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर्स और रुपीस होगा, और इसमें कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके आएगा प्रॉफिट। इसमें क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके आएगा प्रॉफिट। गॉट इट। तो कंट्रीब्यूशन मैंने वर्किंग नोट 1 में निकाल लिया था 29, और फिक्स कॉस्ट मैंने नोट नंबर 6 में निकाल लिया था, रेफरेंस दे दिया तो आंसर आ गया प्रॉफिट। देखो हेडिंग देना है आपको, प्रॉपर हेडिंग देके फिर सॉल्व करना है, सो दैट चेकर को पता चले कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट मैं चेक कर रहा हूँ। फिर पार्ट 2 में पूछा था एक्सपोर्ट ऑफर करे कि नहीं करे, तो प्रॉफिट वाइज 36,000 आ रहा है, कैपेसिटी रिक्वायर्ड 48,000, आइडल कैपेसिटी अवेलेबल है 48,000, और सबका आप वर्किंग नोट में रेफरेंस दे दीजिए। जैसे ये नोट नंबर 4 में था कैपेसिटी रिक्वायर्ड और प्रॉफिट जो था, ये नोट नंबर 3 में हमने देखा, 2 में देखा हमने। तो जहाँ जहाँ आप वर्किंग कर रहे हैं उसका रेफरेंस भी दे दीजिए, सो दैट वो जाके वहाँ पे देख लेगा। करेक्ट। तो एक्सेप्टेड है क्योंकि कैपेसिटी भी अवेलेबल और प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, तो थोड़ा रीज़न लिख देना है, एक्सेप्टेड बिकॉज कैपेसिटी अवेलेबल और प्रॉफिट पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है, नो अल्टरनेटिव यूज़ अगर है तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि मान लो कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है अगर स्पेयर कैपेसिटी का, तो मेक करे कि बाय करे। तो अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होने से हम लोग कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं जोड़ते हैं, तो मेक का वेरिएबल कॉस्ट था 7.2 जो नोट 3 में है, परचेज प्राइस था 8, तो देयरफॉर मेक कर देंगे क्योंकि सेविंग्स होगा। और विथ अल्टरनेटिव यूज़ बोल रहा है क्या करना चाहिए, तो विथ अल्टरनेटिव यूज़ हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो अगर कैपेसिटी खाली हो जाएगा तो उसका बोल रहा है कि कौन सा दो अल्टरनेटिव यूज़ में से आप काम लोगे। तो अल्टरनेटिव यूज़ दो कौन सा दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर कैपेसिटी खाली होगा तो आप दो में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, क्या तो भाड़ा लगा दोगे या तो कंपोनेंट वाई बनाओगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक और वर्किंग करना है जिसमें हम चेक करेंगे विथ अल्टरनेटिव यूज़ कंपोनेंट एक्स का मेक बाय क्या होगा। तो मेक का वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही है, बस एक नया जुड़ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी हायर ऑफ रेंटल लॉस्ट या कंपोनेंट वाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो लॉस्ट, ठीक है। तो रेंटल लॉस्ट में 1 रुपया पर आवर है, कंपोनेंट एक्स बनाने के लिए हम लोगों को 0.6 आवर पर यूनिट लगता है, तो 0.6 पर यूनिट का नुकसान हो रहा है अगर उसको पर यूनिट पे ले आया जाए। और कंपोनेंट वाई में क्या हो रहा है, आप देखोगे 0.5 पर यूनिट इनकम आ रहा है
बट आवर पर यूनिट 0.3 लग रहा है। तो हम लोगों का जो कंपोनेंट एक्स है उसमें तो आवर पर यूनिट 0.6 लग रहा है। तो अकॉर्डिंगली कंपोनेंट वाई का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स क्या होगा? तो 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स इज 0.6 आवर। तो 0.6 आवर में कंपोनेंट वाई का 2 यूनिट बन जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो 0.3 लगता है। तो एक तरह से 1 रुपया का इनकम लॉस्ट हो जाएगा फ्रॉम कंपोनेंट वाई, अगर आप कंपोनेंट वाई नहीं बनाओगे तो। या कंपोनेंट वाई के जगह पर कंटिन्यू कर रहे हो कंपोनेंट एक्स पे। तो कंपोनेंट एक्स बनाने में 0.6 आवर लग रहा है, यहाँ पर आपको वाई में 0.3 आवर ही लग रहा है। तो मैंने 0.5 पर यूनिट को 0.3 इंटू 0.6 कर दिया, तो 1 आया। तो इनमें से जो हायर है वो 1 है, तो उस 1 को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाया, तो निकल के क्या आया? मेक का कॉस्ट 8.2, बाय का कॉस्ट 8। तो डिसीजन क्या होगा? बाय कंपोनेंट एक्स एंड इन प्लेस ऑफ आइडल कैपेसिटी मेक कंपोनेंट वाई। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो आपने सीख लिया, अगर आपका सेम आ जाए तो आप टिप देना आराम से, राइट? नहीं तो कुछ नया आएगा तो कोशिश करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। तो अगेन इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो रहा है? कंपनी है, डिवीजन एक्स है, डिवीजन वाई है, और बोल रहा है डिवीजन वाई में प्रोडक्ट बनता है बी, जिसका सेल हो सकता है 50,000 यूनिट्स, जिसको बाय भी किया जा सकता है 22 प्लस 1.5 लाख एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप चाहें तो एक्स से बना के दे सकते हैं, 1 यूनिट के लिए 1 लगेगा। कैपेसिटी है एक्स की 1 लाख यूनिट्स, और उसका वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको एक्स के लिए बाजार का प्राइस और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहले बताओ कि अगर वाई से कुछ नहीं आया तो एक्स क्या करेगा? तो इनमें से जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो काम करेगा। तो हर एक सिनेरियो में आपको प्रॉफिट निकाल कर चूज़ करना पड़ेगा किस में हाईएस्ट आ रहा है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है सेकंड लास्ट में, तो एक्स क्या करेगा? 64,000 यूनिट्स बेचेगा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्स क्या कोट करेगा अगर उसको 50,000 सप्लाई करना है। तो 50,000 सप्लाई करना है, तो देखिए 36,000 तो आइडल है, तो उसके लिए तो वो कुछ कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं चार्ज करेगा, बट अनदर 16,000 के लिए उसका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा। तो यानी बाजार का जो सेल है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बाजार का सेल जब 50,000 करेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ना वो यहाँ से आएगा। सो क्या होने वाला है? जो बाजार का कंट्रीब्यूशन है वो 50,000 यूनिट से ही आएगा। तो 50,000 यूनिट्स पे चक्कर क्या है? इसका प्राइस चेंज हो जा रहा है। प्राइस कितना आ रहा है? 26 के हिसाब से आएगा। वेरिएबल कॉस्ट 12 है, और उसके हिसाब से 50,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन उसकी जो आएगी वो 7 लाख ही आएगी। ठीक है, तो एक डिवीजन एक्स कैसे सोचेगा? डिवीजन एक्स सोचेगा कि मैं बिना ट्रांसफ़र किए 768 कमा रहा था, अब जब मैं ट्रांसफ़र करूंगा तो मैं 50,000 से ज़्यादा बाजार में बेच नहीं पाऊंगा, और 50,000 के लिए प्राइस ही है, वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 26 माइनस 12 इंटू 50,000 करेंगे तो 7 लाख से मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना से डिक्रीज हो गया? 68,000 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये 68,000 जो आया यहाँ पर, ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बोलकर अपना वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ लिया जाएगा। बट मैंने देखो यहाँ पे डिवाइड किया है 68,000 बाई 50,000, पूरा 50,000 में यह पोर्शन होगा। भले ही लॉस्ट जो हो रहा है वो आपका 36,000 आइडल पड़ा होता है, 14,000 से ही लॉस्ट हो रहा है, बट ऐसे नहीं सोचा जाएगा कि ये कंट्रीब्यूशन लॉस 14,000 में डिवाइड होगा, वो पूरा जितना ट्रांसफर हो रहा है सभी में डिवाइड होगा। तो ट्रांसफर प्राइस आ रहा है 13.36, वेरिएबल कॉस्ट है 12, और ट्रांसफर करने के लिए कंट्रीब्यूशन लूज जो हो रहा है वो लिया गया है। ठीक है, इस डिसीजन में फिक्स कॉस्ट को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसको हमने स्ट्रेटजी का क्वेश्चन पूछा है तो कंसिडर नहीं किया। अगर पूरा प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछा होता तो जरूर करते। दूसरा सवाल है यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस कितना वाई दे सकता है, उसका बाजार का कॉस्ट है 22 और 1.5 लाख फिक्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे फॉर एनी क्वांटिटी, तो 1.5 लाख बाई 50,000 उसका पर यूनिट आ जाएगा प्लस 22। तो फॉर एनी क्वांटिटी बोलने से इस 1.5 लाख को कमिटेड मान के इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि 1.5 लाख तभी लगेगा जब आप बाजार से खरीदेंगे। ठीक है, तो अगर बाजार से खरीदेंगे तो 50,000 खरीदेंगे मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, तो इट इज़ कमिंग 3 रुपीज़ प्लस 22, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज कमिंग 25। तो इस सम का यूनिकनेस क्या था? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट निकालना, ये वर्किंग इसका यूनिकनेस था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3A हो गया, नेक्स्ट आता है 3B। तो 3B में क्या पूछा है आप देखो, 3B में ये डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, और ये सिमिलर क्वेश्चन आपके आपके मैट में भी है। फिगर्स थोड़ा सा वहाँ पे चेंज रहे और रिक्वायरमेंट में भी चेंज रहे। जैसे यहाँ पे पहला पूछ रहा है कौन सा सेलिंग प्राइस यूज़ करें, तो जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो चूज़ करेंगे। और दूसरा आपको एक नया चीज़ पूछ रहा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और रिजल्टिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, जबकि आपका इंस्टीट्यूट मैट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है रिस्क एटीट्यूड के हिसाब से। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट का मैट में क्वेश्चन देख लेना। तो इसमें यूनिकनेस क्या है, जो ये किया हुआ है वही कर पाता है उसको, नहीं तो अदरवाइज सजाना नहीं आता है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस 17 और 18 दिया हुआ है, ये तो दो अलग अलग केस है, बट 17 के साथ 3 वॉल्यूम है और वेरिएबल कॉस्ट आपका 3 वॉल्यूम पे 3 सिनेरियो पे आ रहा है। और फिक्स कॉस्ट जो है ना यहाँ पर बोल रहा है ऑल एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट, और फिक्स कॉस्ट को वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए फिक्स कॉस्ट को हम लोग यहाँ पर अलग से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, अलग से ट्रीट करेंगे। सो नो रिलेशन विथ वॉल्यूम। तो इसका चार्ट कैसे बनेगा आप वो देखो पहले, हाउ टू मेक द फुल टेबल। सो टेबल ऐसा है, सेलिंग प्राइस पहले 17 के हिसाब से पूरा वर्किंग हो रहा है, उसमें डिमांड है 21, 19, 16, 500। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिर आपने निकाल लिया, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाला, टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी करके एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन निकाला। 17 रुपीज़ के हिसाब से इतना रुपया आया। ठीक है, मेरा हो सकता है कैलकुलेशन में कोई एरर हो गया हो, तो आप अपने से समझ जाना और कमेंट में लिख देना, सो दैट वी विल करेक्ट इट, अदर्स कैन फॉलो इट इजीली। अभी मैंने अपने हिसाब से जल्दीबाजी में ये जो किया, मेरे हिसाब से राइट ही है, बट फिर भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। तो क्या है कि ये सजाना है टेबल, तो 17 को फिक्स किया, डिमांड 21,000 लिया, और फिर वेरिएबल कॉस्ट 3 बार लिया, फिर डिमांड 19,000 लिया, फिर वेरिएबल कॉस्ट 3 बार लिया, फिर डिमांड 16,500 लिया, फिर वेरिएबल कॉस्ट 3 बार लिया। देख रहे हैं? तो दैट इज द की थिंग हियर कि ये सजाना कैसे है, और फिर इसको रेस्पेक्टिव वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कैसे करना है, थोड़ा ध्यान देके करना पड़ता है इसमें, है ना, नहीं तो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। मतलब इनफैक्ट जब मैं ये कर रहा, मेरा एक बार तो मिस्टेक हुआ ही था। ठीक है, इसमें फिगर्स हड़बड़ में हम लोग गड़बड़ लिख देते हैं, कभी प्रोबेबिलिटी गड़बड़ लिख देते हैं। तो ये सम एक बार अपने से पूरा जब बिना देखे बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, तो फिर आपका दिमाग में बैठेगा कि क्या मिस्टेक आप नहीं करना है, आपको नहीं करना है। नेक्स्ट 18 रुपीज़ के हिसाब से सेम वर्किंग करना है, तो जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया है ना, वो आपके लिए बेटर है। हायर एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन इज कमिंग इन 18 रुपीज़, तो 18 रुपीज़ इज बेटर। गॉट इट? फिर आपको बोल रहा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बता दीजिए जिस प्राइस पर आपको जाना है। तो मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, उसको उस टेबल में नहीं डाला, रीज़न बिंग कि वो इंडिपेंडेंट है बोलकर। फिर उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन माइनस एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट किया तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गई। फिर बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताओ, जिस जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का आंसर निकालने का एक शॉर्टकट होता है प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको अपने यूज़ कर लिए तो आंसर आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का ना यूनिकनेस था, मतलब आई विल से कि आपको देख के लगेगा भले आपको आता आता है, बट आप करने जाओगे तो इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसलिए एक बार ऐसे सम को बिना देखे पूरा बनाने का ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ मालूम होते हुए भी कोई ना कोई अंदर में कैलकुलेशन एरर हो सकता है। नेक्स्ट ये JIT का रिपीट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपका मैट में भी दिया हुआ है, इसका आंसर मैंने लिख दिया। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि कैपिटल कॉस्ट जो 2 लाख है, इसके ऊपर ब्याज का कॉस्ट लेना है, जो हम लोग भूल जाते हैं, और जो रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग रिड्यूस हो रहा है उस पर सिर्फ ब्याज का कॉस्ट आपका बच रहा है, बाकी सब आपको ईजी लगेगा, आपको करना आ जाएगा, तो मैं उसमें भी जा नहीं रहा क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है। फिर वैल्यू एनालिसिस का फेजेस, ये थ्योरी की तरह है, देखिए इसको याद करके जाना जरूरी है, जितना भी थ्योरी है उसके लिए अलग से मैराथन वीडियो डाला हुआ है, उसको देख के समझ लीजिए और पॉइंट्स बना के याद करिए। थ्योरी से कई बार एक क्वेश्चन गिफ्ट में मिल जाता है, जैसे 4A नॉर्मली बहुत इजी आता है,
बट बैक्ड बाई एक थ्योरी क्वेश्चन होता है, जिसको आप अवॉइड करते हैं तो फिर अननेसेसरी आपका मार्क्स लूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 को अवॉइड तो कर ही रहे हैं, और उसके अलावा अगर अवॉइड करके 4 में आ रहे हैं तो 4 इजी क्वेश्चन आता है, बट एक थ्योरी आता है साथ में, तो थ्योरी को कर लेना है ना। SCM थ्योरी मैराथन वीडियो देखिए यूट्यूब में। फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पहले, जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग निकालना है। इसमें आपका स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस का क्वेश्चन है, और रेट वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर दिया हुआ है। तो इसको यूज़ करके जब मैंने ऐसे टेबल बनाया, तो पहले मैंने स्टैंडर्ड आवर्स लिख दिया जो गिवन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वर्कर्स के हिसाब से था, तो उसका 40 से मल्टीप्लाई करके मैन आवर्स 360 आया। फिर हमने क्या किया कि अगर एक्चुअल आउटपुट बोला 270, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए ये रिलेशनशिप अज्यूम किया जाएगा जब भी स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस का सम होता है। तो 1 स्टैंडर्ड आवर इज इक्वल टू 1 एक्चुअल आवर प्रोड्यूस, तो 270 एक्चुअल आवर प्रोड्यूस के लिए 270 स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे। तो 270 यहाँ पे लिखकर मैंने फिर इसको रेशियो में तोड़ दिया, जो रेशियो यहाँ पे था ये रेशियो में 270 को तोड़ दिया गया। ठीक है, फिर रेट्स दिए हुए थे तो ये अमाउंट आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कंप्लीट हो गया, बट एक्चुअल में वर्कर्स नहीं दिए हुए थे। तो हमने क्या किया, इसका जो रिलेशनशिप दिया हुआ है कि अनस्किल्ड का डबल है सेमी स्किल्ड, तो इसको x माना, इसको 2x माना, और टोटल वर्कर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, और लेबर रेट वेरिएंस और सेमी स्किल्ड वर्कर दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला लगाया 3 - 2 इंटू एक्चुअल आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर, दैट विल बी 2x इंटू 40 आवर्स। सो इसको सॉल्व करा तो x का वैल्यू 2 आया, और इसी के हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर्स तीनों का आ गया, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। ओके, तो ये पार्ट 1 हो गया। आंसर कैसे करना है, हमेशा एग्जाम में पार्ट बाय पार्ट प्रॉपरली देख देख के आंसर करना है। वर्किंग आप चाहे जैसे भी करो, बट पार्ट बाय पार्ट देख देख करना है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स पहले लिखा, फिर उसका तीनों आंसर किया। फिर देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, गैंग वेरिएंस, रेट वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस, तो वही वेरिएंस निकाल के दिया, और पार्ट बाय पार्ट, अपना ऑर्डर में मत जाइएगा कि पहले कॉस्ट फिर रेट फिर वॉल्यूम या एफिशिएंसी, वैसे मत जाइएगा। आप जो ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा उसी में आंसर करेगा। तो गैंग वेरिएंस को निकाला, विच इज़ नथिंग बट मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का वर्किंग बना लिया, विच इज़ टोटल एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, विच अल्टीमेटली केम एज दिस स्टैंडर्ड आवर्स ओनली। तो उसको लेकर अपने वर्किंग करके मिक्स वेरिएंस दिखा दिए। फिर कॉस्ट वेरिएंस पूछा था तो टोटल माइनस टोटल करके आ गया। फिर रेट वेरिएंस पूछा था तो सिंपली आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने को पूछा है फिर फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंसेस। तो फिक्स्ड ओवरहेड का भी डेटा को लेकर पहले टेबल बना लिया, और फिर लाइन बाय लाइन जो जो वेरिएंस पूछा है वही वही वेरिएंस हमने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट में डेटा को सजा दिया कि आवर्स कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, यूनिट्स कितना है, वर्किंग डेज कितना है, और फिर जैसे जैसा वेरिएंस पूछा जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में आपको दिखाना है। मेंटेन ऑर्डर एज पर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपना ऑर्डर में पहले कॉस्ट वेरिएंस फिर एक्सपेंडिचर फिर वॉल्यूम। तो चेक करने वाला धुनकी में चेक करेगा, देखा पार्ट 1 का आंसर 5000 है, उसके पास 5000 है तो मैच हो गया तो दे देगा। वो ये नहीं देखने जाएगा कि वो आपने कॉस्ट वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स ना हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है। बट इस सब में ध्यान क्या देना है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज बोल रहा है प्रिंसिपल बायर्स का एक्सपोजर मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपोजर मतलब होगा रीडर्स। ठीक है, वर्ड एक्सपोजर मतलब होता है रीडर्स, कितना मैगजीन का कौन सा रीडर है, तो रीडर माने एक्सपोजर है। बट बोला प्रिंसिपल बायर का एक्सपोजर, तो प्रिंसिपल बायर जो है उसका परसेंटेज अलग से दिया हुआ है 30 20 10। तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया, 30% ऑफ रीडर्स, 20% ऑफ रीडर्स और 10% ऑफ रीडर्स के हिसाब से नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायर्स एक्सपोजर निकाल लिया, विच इज कमिंग 30% ऑफ 1 लाख से 30,000, और वैसे ही 12,000 और 4,000। और मान लिया यहाँ पर कि कितना एडवर्टीजमेंट्स देना है ये मेन वेरिएबल है। ठीक है, कैसे मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में वो पर्पज इज टू एडवर्टाइज इन सच अ वे। तो एडवर्टाइज इन सच अ वे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंसर्शंस जो आप इन मैगजीन में दोगे।
या नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स जो आप दोगे, इंसर्शन बोलो या एडवर्टीजमेंट बोलो एक ही बात है। तो उसको मैंने तीनों सोर्स में XYZ मान लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया और सब्जेक्ट टू कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट का इंसर्शन और नॉन नेगेटिव अजम्पशन डाल दिया। कॉस्ट में मैंने इक्वल टू डाला हुआ है, आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डालोगे तो भी राइट माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वैसे हम लोग को पूरा ही खर्चा करना है। मैंने इक्वल टू डाल दिया मतलब पूरा खर्चा करना है, लेस देन इक्वल टू इज आइडियल। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है मैगजीन स्टारडम शुड नॉट हैव मोर देन 14, तो लेस देन इक्वल टू 14, एंड मैगजीन एरो एंड मैगजीन फ्यूजन शुड हैव एटलीस्ट 8, तो दोनों का अलग से 8, ठीक है। ऑल राइट, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का आई विल से इजी क्वेश्चन है, जस्ट अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्रैक कर गया है तब सही है, अगर आप हड़बड़ा के पढ़ोगे तो आपको लगेगा कॉस्ट दिया हुआ है तो मिनिमाइज कॉस्ट का समय तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट का बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर इन सबको जोड़ के ये मेरे हिसाब से आ रहा है ना। हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सिली सिली मिस्टेक होगा, इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट है क्योंकि आर्बिट्ररी बॉक्सिंग आ रहा है, तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आप बस रेफरेंस में लिख के आ सकते हो कि मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्ररी बॉक्सिंग हो रहा है, सो दैट चेकर को ध्यान रहे कि स्टूडेंट को पता है कि मल्टीपल सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट सिमुलेशन का ये क्वेश्चन आया, इसमें ट्रिक ये था कि डिमांड जो है वो डायरेक्ट नहीं देखकर रेंज में दिया हुआ है, तो आपको एवरेज फाइंड करना है, फिर आपको सम करना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि एलोकेट करो रैंडम नंबर्स, 12 मंथ का सेल्स सिमुलेट करो, मंथली और एनुअल प्रॉफिट बताओ और लॉस ऑन लॉस सेल्स बताओ। तो इसको मैंने सजा दिया पूरा यहाँ पर कि एवरेज डिमांड कॉपीज निकाल लिया, फिर रैंडम इंटरवल निकाल लिया, फिर वर्कशीट बनाकर रैंडम नंबर देकर डिमांड निकाल लिया। अब चक्कर क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर कि 750 कॉपीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है वो, कितना हर समय वो खरीदेगा, बट बिक्री जो होगा वो सिमुलेशन डिमांड के हिसाब से होगा। तो अगर हमने ज़्यादा खरीद लिया तो अनसोल्ड हो जाएगा, तो उसका लॉस्ट होगा, और हमने कम खरीद लिया तो लॉस सेल्स होगा, जिसको लेके यहाँ पे बताया। तो इसके हिसाब से एक बार वर्कशीट बना के आपको खुद से देखना चाहिए कि यहाँ तक का पार्ट के बाद आगे का पार्ट कैसे हो रहा है। सो सोल्ड आप देखिए कॉन्ट्रैक्टेड है 750 बाय करने का और डिमांड ही 450 का, तो 450 सेल होगा, अनसोल्ड रहेगा 300। फिर 750 बाय किया, 150 का डिमांड आया तो 600 अनसोल्ड रह गया। बट जैसे यहाँ पे देखो 750 बाय किया बट डिमांड आ गया 1650 का, तो लॉस सेल्स हो गया 900 का, ठीक है। तो जब हमने प्रॉफिट निकाला है तो सोल्ड और अनसोल्ड का नेट कॉस्ट करके निकाला है, और लॉस सेल्स का मैंने बस अलग से बता दिया है 15750। अब इसमें एक चीज़ हो सकता है कई बार कि जो प्रॉफिट है वो बहुत बार हम लोग अपने एग्ज़ाम में लॉस सेल्स को भी एडजस्ट करके निकाल देते हैं नॉर्मली। तो नेट प्रॉफिट आप जब निकालते हो तो कई बार आप इन तीनों को एडजस्ट करके निकाल लेते हो, ठीक है। जो लॉस सेल्स है मैंने यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लिखा है, उसका कॉपीज लिखा है, नंबर ऑफ कॉपीज, ओके। तो मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसका रीज़न है क्योंकि लॉस सेल्स को लास्ट में अलग से पूछा है। तो कभी भी क्वेश्चन में कोई चीज़ अलग से बाद में पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहता था कि पहले आप इसको कंसिडर करें, इसलिए मैंने लॉस सेल्स को अलग से लास्ट में ही रखा है और प्रॉफिट में सोल्ड और अनसोल्ड को एडजस्ट किया है, ठीक है। तो ये सब अब करते करते हम लोग को अभ्यास हो गया है, तो समझ में आता है कि ऐसा होना चाहिए। अब तो सॉल्यूशन आएगा तब देख के समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वो लोग। फिर पर्ट सीपीएम का इजी क्वेश्चन है, बट नया चीज़ क्या किया, ये एक्टिविटीज़ का जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर को शफल कर दिया। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के समय थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। तो आप एक बार अपने से नेटवर्क डायग्राम बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं, बाकी सब क्वेश्चन का जो वर्किंग है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये सब बना दिया मैंने, एसडी निकाल दिया, वेरिएंस निकाल दिया, क्रिटिकल पाथ बता दिया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बता दिया, प्रोजेक्ट वेरिएंस पूछा था तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का वेरिएंसेस को जोड़ दिया, दैट इज़ 4, 16, 4 और 1, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको बोल रहा है मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन में से एक आया कि इस बार आपको डिमांड फंक्शन सेट करने बोला। व्हाट इज डिमांड फंक्शन, इट इज प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, दिस इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। तो इसमें आपको दो डेटा दिया हुआ है कि प्राइस जब 48 है
तो हमारा डिमांड था 70 एंड जब प्राइस 78 हुआ तो डिमांड हो गया 40। तो P और X का वैल्यू 2 बार दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करके A और B का वैल्यू आ जाएगा और फिर इक्वेशन आप बना सकते हो। P इज इक्वल टू A का वैल्यू आ रहा है 118 और B का वैल्यू आ रहा है 1। सो अकॉर्डिंगली यू कैन से द आंसर इज 118 माइनस 1x। ओके, सो मेन थिंग था यहाँ पे डिमांड फंक्शन, जो हो सकता है आपको क्लिक ना करे। उसके बाद तो क्वेश्चन में सिंपल चीज बोला कि प्राइस बताओ जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्वांटिटी भी बता दो। तो मैंने पहले प्रॉफिट इक्वेशन बना लिया, z इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। टी आर इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, टी सी इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो p का इक्वेशन बैठा दिया, x ले लिया क्वांटिटी के जगह और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 9 रुपीज़ के हिसाब से, तो 9x, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 1710। तो इसको सॉल्व करके प्रॉफिट इक्वेशन बन के आया, ठीक है। और इसके हिसाब से फिर डी जेड बाई डी एक्स ले लिया गया, ओके। और इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 54.5। सेकेंड ऑर्डर में जाके चेक भी कर लिया कि वो नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो गया, और फिर उसी पे प्रॉफिट निकाल दिया और प्राइस निकाल दिया, सॉल्व करके आंसर आया। ऑलराइट, सो ये 8 नंबर भी हो गया, डिमांड फंक्शन वाज समथिंग न्यू। और 8B नंबर में फोरकास्टिंग का स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का सबसे इजी क्वेश्चन आया है। बट इसमें क्या है, आपको देखो डिमांड जो है वो 2-2 साल का गैप में चेंज हो रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना मिड ईयर जैसे लेना है वो ले लीजिए, ऑड नंबर है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2-2 ईयर का जंप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि उससे कुछ स्केल में चेंज कर दोगे आप। तो जैसे नॉर्मल सम करते हैं वैसे सॉल्व किया और ओरिजिन ले लिया 2020, स्केल लिया 1 ईयर ओनली, और उससे ए और बी का वैल्यू निकाल कर इक्वेशन बता दिया। और फिर फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ 19 एंड 32 पूछा है तो वो भी हमने ले लिया। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो ओरिजिन है 2020, तो 19 के लिए आपका -1 आ रहा है और 32 के लिए 12 आ रहा है। तो इसको अगर आप पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 20.9 और 22.22। अब इसमें एक डाउट आ जाता है कि यार ये इतना कम क्यों हुआ 2032 में। 2032 में कम इसलिए हुआ क्योंकि 22 के बाद 24 में कम हो गया ना, तो उसका इफेक्ट को वो कंसिडर करते हुए निकाला गया है, करेक्ट। तो आई होप आपको आनंद आया होगा सॉल्व करके। क्या सीखा नहीं सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो तो हम लोग को और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके एनालिसिस से, आपके अंडरस्टैंडिंग से हम और बेटर होते चलते हैं, करेक्ट। तो देखिए इसको, हम फिर सेकेंड सेट की बात करेंगे। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं अब सेट 2 ऑफ योर SCM MQP। So once again what has happened is in MCQ question number 1 they have given decision making using probability। So इसमें क्या करना है, probability that the company will break even निकालना है। तो पहले हमने break even units निकाल लिया एज पर गिवन डिटेल्स। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो उससे ब्रेक इवन यूनिट्स आ गया। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक इवन के लिए रूल क्या है, सेल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट ब्रेक इवन यूनिट्स। तो किस में ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, ये 3 सिनेरियो में आ रहा है, तो आंसर इज 75%। सेकेंड केस देखो, मेक और बाय का दिया हुआ है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कंपनी के पास एक्सटर्नली परचेज करने का ऑप्शन है 1,10,000, मगर अगर ऐसा करेंगे तो 5,000 ऑफ फिक्स कॉस्ट अवॉइड हो जाएगा और बाकी आपको ये कॉस्ट दिए हुए वेरिएबल में। तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, उसके हिसाब से आंसर हमने निकाला 1,05,000 और बाय करने का कॉस्ट है 110। सो अकॉर्डिंगली मेक एंड सेव अपने को करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है CVP एनालिसिस का, जिसमें आपको 2 लेवल पे यूनिट्स 18 और 14 पे प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है 20 और -20। सो आपको पूछ रहा है ब्रेक इवन निकाल के देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेना है, विच विल बी चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन यूनिट्स। ऐसे चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स से PV रेशियो आता है, तो आपको पता ही है। बस चेंज इन सेल्स के जगह अगर चेंज इन यूनिट्स डाल देंगे तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाएगा। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन हमने कोई एक लेवल पे निकाला और प्रॉफिट देखकर उससे फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, फिर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने ब्रेक इवन निकाला, तो आंसर आया 16,000 यूनिट्स। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन ABC से आया है
ये वाला पुराना क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी मिल जाएगा, एमसीक्यू बैंक में। तो रेट ऑफ ओवरहेड पहले निकालते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टोटल बोल रहा है 2895 परचेज ऑर्डर के समय टोटल कॉस्ट आया ये वाला, तो रेट निकालिए 38। और फिर बोल रहा है कि ड्यूरिंग द 4 वीक पीरियड टोटल ऑफ 210 परचेज ऑर्डर्स वेर प्लेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 7650। आपको ओवर रिकवरी बताना है। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा फिर, 38 इंटू 210 करके एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आ जाएगा। ये ABS मतलब एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, ठीक है, कि इतना कॉस्ट एक्टिविटी बेस के हिसाब से चार्ज होगा, तो जो चार्ज होगा वो एब्जॉर्ब्ड कहलाता है। तो इतना चार्ज हो रहा है, एक्चुअल में 7650, तो ओवर चार्ज हुआ है, ओवर एब्जॉर्ब इसलिए पूछ रहा है, तो आंसर इज 330। नेक्स्ट ये क्वेश्चन वेरिएंस एनालिसिस से आया है। इसमें वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोडक्शन है 16,000 यूनिट्स का, बजटेड आउटपुट है। फिर आपको स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स आर बेस्ड ऑन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 1 स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। बोल रहा है लेबर आवर्स से जुड़ा हुआ है, उसका वेरिएबल रेट है 20 और फिक्स्ड का रेट है 10। ये स्टैंडर्ड का टोटल आ रहा है 30। फिर एक्चुअल में हमने 14,000 यूनिट्स बनाया, उसका फिक्स्ड अमाउंट 90,000 है, टोटल 345, तो वेरिएबल मैंने बैलेंस करके निकाल लिया 255। आवर्स का रेट है, आवर्स टोटल था एक्चुअल में 15,000। एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड रेट इज हमारा 20 विच इज हियर, एक्चुअल रेट हमने निकाल लिया 255 बाई 15,000 करके 17, और एक्चुअल आवर्स 15,000 है, तो 45,000 फेवरेबल आया। सिक्स्थ में देखो फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अभी एक नया चीज़ देखा, इसके पहले वाले पेपर में ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इस पेपर में असाइनमेंट का बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने हंगेरियन रूल लगाया और सॉल्व किया, तो आंसर 385 आया। मतलब आप सोचिए कि 2 मार्क के लिए सम दे दिया असाइनमेंट का, इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट ये सिमुलेशन का क्वेश्चन है, काइंड ऑफ छोटा क्वेश्चन बना के दे दिया, बोल रहा है आप बताइए 4th सैंपल का सिमुलेट करके आंसर क्या आएगा। बट इस सब में यूनिक क्या किया, रैंडम नंबर जो है वो 4 डिजिट्स का दे दिया। तो जो हम लोग रैंडम नंबर टेबल बनाते हैं उसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इंटू 100 करने का हैबिट होता है, वो करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इंटू 10,000 करना पड़ेगा, और फिर रैंडम इंटरवल 4 डिजिट का बनेगा, ये यूनिक है। और फिर 4th वाले के लिए 4216 कहाँ पे देखेंगे, इस 3000 और 7499 के बीच में, तो आंसर आ रहा है 2 मिनट्स, ठीक। नेक्स्ट लर्निंग ऑफ थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लर्निंग ऑफ थ्योरी के बारे में। ये क्वेश्चन ICMA मैट में दिया हुआ है, बट एक क्वेश्चन को करने के लिए मतलब एक वैल्यू की दरकार है, वो है 85% लर्निंग रेट पे लर्निंग कर्व इंडेक्स माइनस 0.2345 होगा। ये वैल्यू अगर दिया हो तभी आप सम कर सकते हैं, नहीं तो ये वैल्यू याद करके जाना पड़ेगा आपको, तब आप सम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहला जो सिनेरियो था 13 यूनिट्स, वो क्वेश्चन पूछ रहा हाउ लॉन्ग इट विल प्रोड्यूस टू टेक टू प्रोड्यूस 5th यूनिट इफ द 3rd यूनिट टुक 13 आवर्स। तो 3rd यूनिट का एक इक्वेशन बनाया और उससे k का वैल्यू निकाला सॉल्व करके। ये सॉल्व करने के लिए तो आपको याद है ना, डर्टी पावर सिंपल कैलकुलेटर का अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा, 12 रूट वाला मेथड से। तो इससे सॉल्व करके ये आंसर k का आया, और उस k का वैल्यू को 5th यूनिट के इक्वेशन में बैठा दिया, तो आंसर 11.5 के आसपास आ गया। बस मेन चीज़ है कि ये वैल्यू आपको रट के जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेटा एनालिटिक्स का आया, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या बारे में बताता है। तो इसके लिए ना एक सीक्वेंस पहले हमेशा याद रखो डेटा एनालिटिक्स का, कि सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, कि आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट हैपेंड एक्चुअली। फिर डायग्नोस्टिक में व्हाई हैपेंड, प्रेडिक्टिव में पता लगाते हैं कि क्या और हो सकता है, और प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए। सो प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है व्हाट एक्शन टू बी टेकन। तो ये क्या है ना, जब तक ये चारों का ठीक से क्लैरिटी नहीं होगा तो आप ये सब का आंसर उल्टा पुल्टा कराएंगे। फिर लायबिलिटी क्लेम्स इज एन एग्जांपल ऑफ, आंसर होगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये क्वालिटी कॉस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आराम से आप बता सकते हैं लायबिलिटी क्लेम्स इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फिर 11th नंबर में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूजेस द price that is set to appeal to customers and define the niche relative to the entity's competitors।
तो इसका आंसर होगा डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, जो निश प्राइसिंग पे फोकस्ड होता है और अपील करता है कस्टमर को। ओके, नेक्स्ट जेआईटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। इट इज कंसिडर्ड इन जेआईटी इन्वेंटरी इज कंसिडर्ड एज एन एसेट और लायबिलिटी और वेस्ट, मार्केटिंग टूल और नेसेसिटी। तो आंसर इज लायबिलिटी और वेस्ट। जेआईटी इन्वेंटरी के अगेंस्ट में एफिशिएंसी रेशियो की पढ़ाई आप वेरिएंस से जोड़ सकते हैं। इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर बाय एक्चुअल आवर, सो अकॉर्डिंगली बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन वैल्यू चेन से है। प्राइमरी एक्टिविटीज और वैल्यू चेन क्या क्या है, अगर आपको इसका नाम याद है सारा एक्टिविटीज का तो आप आराम से बता देंगे। इनबाउंड और ऑपरेशंस आर आवर प्राइमरी एक्टिविटीज एज पर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ये सम देखो, फिर एसेट लाइफ साइकिल के हिसाब से क्वेश्चन बना के दे दिया, बट बहुत ईजी सा है वर्किंग। तो इसमें मशीन ए दिया हुआ है, उसका परचेज कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेसिडुअल वैल्यू करके लाइफ साइकिल कॉस्ट 7.5 आया। मशीन बी का उसी तरह से 7.6 आया। तो दोनों में लोअर जिसका है वो बेस्ट है। तो बोल रहा है विच मशीन इज मोस्ट इफेक्टिव, तो आंसर इज मशीन ए, जिसका लाइफ साइकिल कॉस्ट 750 है। ठीक है, तो ये हुआ एमसीक्यू का बात। ओके, अब देखिए मैंने किया हुआ है तो करके समझाने में मेरे को कितना टाइम लगा, अप्रॉक्स 8 मिनट लगा। बट आप अपने से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और जब तक अपने से करोगे नहीं और टाइम देख के नहीं करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पे सुन लिए तो कोई बात नहीं है, अभी भी मौका है कि अपने से बिना देखे करें, और कितना देर में कर पा रहे वो भी देखें। नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है एज एक्सपेक्टेड। बट ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये मुंह में पानी देता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसको कर ले, और एक्चुअल में करा जा सकता है अगर आपने थोड़ा भी डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस किया है तो। इस तरह का सम्स आपका किया हुआ है जहाँ पर आपको करंट सिनेरियो दिया हुआ है और अलग अलग डायरेक्टर के प्रपोजल्स दिए हुए हैं, आपको इवेल्युएट करके बताना है कौन सा सही है। तो मैंने करंट वाला जो प्रपोजल है उसको पर यूनिट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, रेट वगैरह निकाल लिया, और फिर जो जो डायरेक्टर जो जो बोल रहा है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट लिखकर सबका प्रॉफिट भी निकाला और ब्रेक इवन भी निकाल लिया। चेयरमैन साहब भी कुछ बोल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसका वर्किंग यहाँ पे कर लिया। तो उन्होंने जो बोला है वो बोला है कि मुझे सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करना है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ पैकिंग हमको 20 पैसा इनकर करना है। तो उस कारण से अगर 10 रुपीज़ ही प्राइस रहा और एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट 20 पैसा और डाल दें तो ये आ रहा है 5.2 से 5 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 20 पैसा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 5.2 माइनस 20.2 बोलकर आप 5 भी बोल सकते हो। तो उसको लेकर फिर बोल रहा है कि मुझे बताओ कितना वॉल्यूम हमें सेल करना होगा जिससे हम 10% ऑफ टर्नओवर का टारगेट प्रॉफिट कर पाए। तो वो वॉल्यूम को मैंने एक्स मान लिया, तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट हो गया हमारा, अगर हम लोग 10% ऑफ टर्नओवर पे जा रहे हैं तो उसको सेलिंग प्राइस से रिलेट करें तो सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का 10% हुआ 1, और 1 इंटू एक्स करें तो 1x आ गया। ठीक है, तो 1x इज आवर टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट। अब ये कैसे आया ये समझने का दरकार है। तो टर्नओवर क्या होगा, x यूनिट्स बेचना है और 10 रुपीज़ करके हम लोगों का सेलिंग प्राइस है तो उसका 10% करेंगे तो 1x आया प्रॉफिट चाहिए। और उस प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशंस बना लिया कि x इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाई आवर कंट्रीब्यूशन विच इज़ 5। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आया 1.20 लाख। और सब पे मैंने ब्रेक इवन भी इसलिए निकाले क्योंकि रिकमेंडेशन पूछा है, तो आप रिकमेंडेशन में ये बता सकते हो कि प्रॉफिट वाइज सबसे बेस्ट कौन सा है। हमारा सेल्स डायरेक्टर का प्रपोजल है, और अगर हम देखें 159 प्रॉफिट उसमें हम कमा लेंगे। और ब्रेक इवन वाइज भी अगर हम देखें तो लोवेस्ट ब्रेक इवन जो है वो 96,000 यूनिट्स आ रहा है इन सारे प्रपोजल में, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग प्रोडक्शन डायरेक्टर के यहाँ पे कमा रहे हैं। और अगर हम मार्जिनली हायर रिस्क ले सकते हैं तो हम सेल्स डायरेक्टर के पास चले जाएंगे। चेयरमैन का प्रपोजल भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वहाँ का जो ब्रेक इवन है 96,000 ही है, बट उसमें तो कोई प्रॉफिट आएगा नहीं। और प्रॉफिट के लिए जो 1,20,000 का वो प्रपोजल दे रहे हैं, वो 1,20,000 के प्रपोजल पे प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे सिर्फ 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 यूनिट्स बेच के जब 120 कमाना है तो 1,20,000 के अगेंस्ट में यहाँ पर सेल्स डायरेक्टर हम लोग को 1,59,000 कमा के दे रहा है। तो चेयरमैन का प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके कंपैरिजन में सेल्स डायरेक्टर का प्रपोजल अच्छा है। 1,20,000 यूनिट्स यहाँ पे बेच के 1 लाख आएगा, 1,20,000 ही आएगा, और यहाँ पे 1,59,000 आ रहा है। समझ गए। और ब्रेक इवन वाइज भी मार्जिनली वो हायर है,
मतलब लोवेस्ट ब्रेक इवन 96,000 है। अगर लोवेस्ट पे जाना है तो फिर आप प्रोडक्शन डायरेक्टर पे चल जाइए, और मार्जिनली हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर सेल्स डायरेक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे रिकमेंडेशन में सजा के लिखना है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन कैसे लिखना एक बार फिर से बोल दूं, जिससे आपको कैचअप हो जाए। पहले प्रेजेंटेशन में वर्किंग नोट में करंट रेट्स निकाल लीजिए, फिर एक स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी अंडर वेरियस प्रपोजल, कॉलम्स बनाएंगे, आइटम का नाम, और फिर प्रोडक्शन डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, पर्सनल डायरेक्टर जो बोल रहा है वो, और चेयरमैन जो बोल रहा है उसका अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है 10% ऑफ टर्नओवर के हिसाब से, तो उसका अलग से वर्किंग नोट बना के करो। और सब में प्रॉफिट निकाल लिया और ब्रेक इवन भी निकाल लिया। रिकमेंडेशन में लिखेंगे कि प्रॉफिट वही सबसे हाईएस्ट सेल्स डायरेक्टर में आ रहा है, और अगर हम ब्रेक इवन को मद्देनजर रखें तो लोवेस्ट ब्रेक इवन 96,000 है, अगर कम से कम रिस्क लेना है तो उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन डायरेक्टर का प्रपोजल बेस्ट है। और अगर हम चेयरमैन का प्रपोजल भी देखें तो वो 1,20,000 यूनिट्स के लिए जो प्रॉफिट टारगेट दिखा रहे हैं 1,20,000 ही, उसके जगह तो 1,20,000 सेल करके हम सेल्स डायरेक्टर से 159 कमा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली सेल्स डायरेक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए। मार्जिनल रिस्क बढ़ेगा, ब्रेक इवन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑल राइट, तो दिस इज हाउ वी शुड कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो एज यूजुअल ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्वेश्चन है। तो उसको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सजा के पूरा सॉल्व किया है। सबसे पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए ना क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एनालिसिस करने से क्वेश्चन पूरा समझ में आता है। कंपनी है, डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, डिवीजन ए का कैपेसिटी है 1,00,000 यूनिट, एक्सटर्नल मार्केट है 60,000 का, बैलेंस वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1,600 है, और एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग प्राइस 2,500 है, वेरिएबल कॉस्ट 1,600 है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 900, फिक्स्ड ओवरहेड है 400 लाख, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,200 लाख, जिसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है एट द रेट 11.5%, डिज़ायर्ड प्रॉफिट है इनका 250 लाख, ये इनको चाहिए। तो मैंने निकाल लिया करंट मार्केट एक्सटर्नली से वो कितना कमा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे 900 इंटू 60,000 के हिसाब से, फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है 400 लाख, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी ले लिया, और प्रॉफिट निकाला 2 लाख आ रहा है। तो टारगेट प्रॉफिट है 250 लाख, वो तो अचीव ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पार्ट ए में क्या पूछा है कि इनके पास 40,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हो सकता है डिवीजन बी को, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट रहता है। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट करो ट्रांसफर प्राइस दैट ए शुड कोड इन ऑर्डर टू मीट इट्स टारगेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो टारगेट प्रॉफिट में पहले एक्सटर्नल मार्केट से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो निकाला, और ये हमने अज्यूम किया है कि प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट का फिगर दिया हुआ बोलकर, क्योंकि सच क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा नहीं है कि डिवीजन ए हैज़ बीन गिवन प्रॉफिट टारगेट आफ्टर इंटरेस्ट, ये लिखा नहीं है। बट सिंस हमने देखा तो ये अज्यूम कर लिया कि इन लोगों को इसका इफेक्ट भी लेना है। तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आ रहा है 2, और शॉर्टफॉल हो रहा है 248, तो 248 लाख 40,000 से अगर रिकवर करेंगे, यहाँ पे 40,000 यूनिट्स ट्रांसफर होने का बात है, ठीक है। तो वो रिकवर करने के लिए आपको कितना प्रॉफिट उनसे चार्ज करना है, 620 चार्ज करना है पर यूनिट पे। तो ट्रांसफर प्राइस आ रहा है 2,220। समझ गए, ट्रांसफर प्राइस आ रहा है 2,220। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट ए के बाद आ रहा है पार्ट बी। व्हाट इज पार्ट बी? Calculate the two prices division A should have to quote to B if it become afference policy to quote transfer price based on opportunity cost। तो यहाँ पे नया चीज क्या, टू प्राइसेस बताओ। तो एक जहाँ पर कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं हो रहा है वहाँ पर हम प्राइस वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, और जहाँ पर कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है वहाँ पर प्राइस क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो अब इसको कैसे सजाना है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि आप मार्केट में हाईएस्ट कितना बेच सकते हैं। बोल रहे हैं आप हाईएस्ट में 70,000 ही बेच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 70,000 यदि आप बेच सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। 30,000 यूनिट्स जो आइडल है उसका प्राइस दे देंगे वेरिएबल कॉस्ट, और 10,000 यूनिट्स जो सैक्रिफाइस होगा उस सैक्रिफाइस का प्राइस कोट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना होगा,
कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना होगा, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है अभी, कंट्रीब्यूशन तो 900 ही आता है, तो 900 हम लोग चार्ज कर लेंगे। तो 2 ट्रांसफर प्राइस में एक 1600 आ गया और एक 2500 आ गया। ओके, तो ये इस सम का यूनिकनेस था। आराम से समझ में आ गया आपको। देखो अब ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे अंडरस्टैंडिंग से भी के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ और क्लिक कर रहा है तो आप शेयर करो, कमेंट में डिस्कस करते हैं। कुछ मैं भी फिर रिव्यू करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, तुम सही बोल रहे हो कि मैं सही था, हो सकता है ना। अभी तो फटाफट सॉल्व किए तो ये पर्सपेक्टिव है, अभी तो सॉल्यूशन मैं भी नहीं देखा ना, मेरे हिसाब से मेरे को जो समझ में आया मैंने कर दिया। सो पार्ट ए में कई बार ये लगता है कि हम लोग ये जो एक्सटर्नल मार्केट हम 60,000 लेके किए, हम 70,000 लेके करें क्या, तो फिर ट्रांसफर का तो यहाँ पर कोटेशन बोल रहा है ना 40,000 का देना है, तो 40,000 का कोटेशन देना है तो एक्सटर्नल मार्केट 60,000 पे आके रुकेगा ही ना, इसलिए मैंने 60,000 पे किया है यहाँ पे। 1 लाख में 40,000 इसको दे देंगे तो 60,000 यहाँ पे बचेगा, तो उस 60,000 से हम जो कमा रहे कमा लिए, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्टफॉल पड़ा 248 लैक्स वो हम बोले हम ट्रांसफर से कमा लेंगे। गॉट इट, ऑल राइट। नेक्स्ट आते हैं 3B, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग का, और ये आपका किया हुआ भी है, मैंने फिर भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। करंट में वर्किंग नोट बनाया, आपका सेलिंग प्राइस 100 दिया हुआ है तो सेल हो रहा है 220,000। जैसे जैसे प्राइस आप 10 रुपया रिड्यूस करो तो वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, और हाईएस्ट वॉल्यूम 80,000 तक ही जा सकता है बोल के 80 पे 80,000 आ गया। फिर क्वेश्चन में पार्ट 1 में बोला था टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी बताओ इफ प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल इज 25%। तो टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी होगा 80 इंटू 75% के हिसाब से 60 रुपीज़, और टोटल आ जाएगा 48 लैक्स। फिर क्वेश्चन में पार्ट 2 में क्या बोला, व्हाट शुड बी द कॉस्ट रिडक्शन स्कीम एट फुल कैपेसिटी इफ एट प्रेजेंट लेवल 40% ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबल एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज 36 लाख। तो प्रेजेंट लेवल का मतलब है आप 100 रुपीज़ का जो प्राइस अभी प्रेजेंट चला रहे हो उससे टारगेट कॉस्ट क्या आता है पहले वो देखो। तो 100 से अगर हम प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट निकालें तो 75 आ रहा है, तो उससे 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट लेकर निकाला गया वेरिएबल कॉस्ट, तो वो आ रहा है 30 रुपीज़। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 30 और फिक्स कॉस्ट 36 लाख है, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ेगा अगर 80,000 पे चले जाएंगे, तो फुल कैपेसिटी पे चले जाएंगे तो 30 इंटू 80,000 प्लस 36 लाख करके 60 लाख आएगा। और कॉस्ट रिडक्शन हम लोगों का होगा 60 लाख माइनस 48 लाख, क्योंकि हम लोगों को टारगेट पे लेके जाना है 48 और अभी हमारा पड़ रहा है 60 अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो कॉस्ट रिडक्शन 12 लाख होगा। फिर पूछ रहा है रेट ऑफ रिटर्न अगर 16% डिजायर्ड है तो कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एट फुल कैपेसिटी करोगे। तो फुल कैपेसिटी पे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है वो आप अगर देखोगे तो वो है 20 इंटू 80,000 दैट इज कमिंग 16 लाख एंड दैट इज इक्वल टू 16% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 100 लाख। हो गया, तो ये भी आराम से हो गया। फिर 4A एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी एक इजी सा क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। आपका सबसे पहला ट्रिक इसमें यह है कि टोटल ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ओवरहेड का प्रेजेंट में रेट दिया हुआ 28 पर मशीन आवर, उसका एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, तो टोटल मशीन आवर्स फ्रॉम दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा टोटल मशीन आवर्स, ठीक है। और वो टोटल आवर्स को आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ओवरहेड आएगा, उस टोटल ओवरहेड को आप इसमें स्प्लिट करेंगे तो एक्टिविटी वाइज रेट आ जाएगा। फिर एक्टिविटी वाइज आपको सारा ड्राइवर्स का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, और ये ड्राइवर से आप एक्टिविटी वाइज रेट निकाल लोगे और फिर आप मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकाल लोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने फिर भी स्ट्रक्चर बना दिया, मैं जानबूझ के यहाँ पे पूरा किया नहीं कि थोड़ा आप अपने से भी प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लें। प्रोडक्शन ओवरहेड रेट है 28, टोटल मशीन आवर्स से 23,375, टोटल ओवरहेड आ गया 654,500। इसी को 4 कैटेगरी में स्प्लिट करना है, इनका ड्राइवर्स का टोटल दिया हुआ है, रेट निकाल लेना है डिवाइड करके, और फिर स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट में मटेरियल डाला, डायरेक्ट लेबर डाला, फिर ओवरहेड का 4 नाम डाला, और ओवरहेड में जो यहाँ पे रेट्स आएंगे इस रेट के हिसाब से आपको एक एक फिगर लेना है। ओवरहेड में जो जो रेट्स आएंगे इन रेट्स के हिसाब से आपको टोटल फिगर लेना है, समझ गए। और वो रेट के हिसाब से जो जो यहाँ पे इंडिविजुअल 670 का ब्रेकअप है ना, जैसे 670 का ब्रेकअप दिया हुआ 75, 115, 480, तो रेट इनटू जो ड्राइवर है डिवाइड बाई यूनिट्स, क्या पैटर्न चलेगा, रेट जो आया मल्टीप्लाइड बाई ड्राइवर्स जो प्रोडक्ट में लग रहे हैं डिवाइडेड बाई यूनिट्स,
जो उस प्रोडक्ट का यूनिट्स बनाया है, तो आपको ये इंडिविजुअली तीनों निकालना है, ऐसे सबका करना है। तो बहुत कैलकुलेटिव था बोलकर मैंने एक बार फॉर्मेट बना दिया कि आप अपने से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन आया कि आपको कॉस्ट का नाम दिया हुआ है और बोल रहा है कैटेगराइज कर दो खाली क्वालिटी कॉस्ट का किस कैटेगरी में गिर रहा है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर के एक्सटर्नल फेलियर। तो मैंने कर दिया अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट टू कस्टमर्स, कस्टमर के पास जाने के बाद कुछ रिपेयरिंग आ रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो एक्सटर्नल फेलियर। करेक्शन ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट, तो ये होगा कोई सर्विस इंडस्ट्री होगा, करेक्शन ऑफ बैंक स्टेटमेंट हो रहा है तो इंटरनल फेलियर है, तो कस्टमर के पास जाके होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिज़ाइन रिव्यू प्रिवेंशन कॉस्ट है, इसमें मिस्टेक हो जाता है, इसमें कई बार आप अप्रेजल कॉस्ट डाल देते हैं। फिर इक्विपमेंट एक्यूरेसी चेक, कोई भी इक्विपमेंट का टेस्टिंग या चेकिंग हो रहा है तो अप्रेजल कॉस्ट है। स्टाफ ट्रेनिंग प्रिवेंशन कॉस्ट है। रीप्रोसेसिंग ऑफ लोन ऑपरेशन, तो मतलब एक कोई क्रेडिट कार्ड वाला कोई कंपनी होगा, लोन वोन देने वाला, या बैंक होगा, ऐसा कुछ होगा, तो रीप्रोसेसिंग ऑफ लोन ऑपरेशन, रीप्रोसेसिंग कर रहा है मतलब रिवर्क कर रहा है। रिवर्क क्या होता है, इंटरनल फेलियर होता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी वारंटी, ये नॉर्मली एक्सटर्नल सेल्स होने के बाद आता है, तो इसको एक्सटर्नल फेलियर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर में एकदम सिंपल सा वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा है, बेसिक क्वेश्चन विच इज मटेरियल वेरिएंस से जुड़ा हुआ। तो मैंने मटेरियल का डेटा पढ़ के पहले नोट नंबर 1 में कॉस्ट कार्ड बना लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट ये आ रहा है। अब उसके बाद जो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, एक एक करके आपको हेडिंग लिखना है और आंसर करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक अलाउड टू मेक 35,000 हेलमेट्स क्या होगा, इसका आंसर है, क्वांटिटी का आंसर है 21,000। फिर बोल रहा है उसका कॉस्ट बता दो, तो आंसर है 168। अब चक्कर क्या हुआ यहाँ पे, नया ध्यान देना है, मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस पूछा है, फिर प्राइस और क्वांटिटी अलग से पूछा है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब ऐसा लग रहा होता है नॉर्मली एक्सपेंडिचर वेरिएंस या रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस पूछ रहा है, बट सिंस प्राइस और क्वांटिटी अलग से पूछा है तो ऐसा समझ में आया कि स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब कॉस्ट वेरिएंस होगा। तो जब कॉस्ट कार्ड मालूम है तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कॉस्ट वेरिएंस निकाल ही सकते हो, और प्राइस और क्वांटिटी निकालने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बट ध्यान क्या देना, स्पेंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या इंटरप्रेट करेंगे। इन जनरल स्पेंडिंग मतलब हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस समझते हैं, बट यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस मेरे को समझ में आया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन है और एकदम बेसिक क्वेश्चन आया है, मतलब लॉली द पॉप्स क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कोई मिस करके आ रहा है तो मतलब अपना बछाया हुआ मार्क्स को छोड़ के आ रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये सब जो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है वो सब पूछा गया है। तो इसमें आपको बेसिकली बजटेड का सेल्स कार्ड दिया हुआ और एक्चुअल का सेल्स कार्ड दिया हुआ है। आपको बोल रहे हैं सेल्स का ये सब वेरिएंस एक एक करके बता दो। तो मैंने यहाँ पे दो वर्किंग कर लिया, एक एस पी इंटू ए क्यू का वर्किंग कर लिया और एक एस पी इंटू आर ए क्यू का वर्किंग कर लिया। हिसाब से आपको एग्जाम में प्रॉपरली बजटेड कार्ड पूरा कॉपी करना है और उसके बगल में एक कॉलम और बनाना है। जैसे एग्जाम में अगर ये करेंगे तो बजटेड कार्ड का क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखेंगे, फिर एक्चुअल का क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखेंगे, फिर ये कॉलम और बनेगा और एक कॉलम बनेगा ये वाला एस पी इंटू रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। तो वो सब मैंने वर्किंग कर दिया और फिर सारा वेरिएंस का फॉर्मूला जो है नॉर्मल सा वो लगा के यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। आप इसको अपने से ट्राई जरूर करें तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मतलब मैं और डीपली नहीं समझा रहा हूँ। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि इंटरमीडिएट में ओएम में आप सीख लेते हो, उस टाइप का क्वेश्चन है सर। तो इसमें क्या है, पहले नोट नंबर 1 में हम लोगों ने आवर्स का वर्किंग कर लिया, पर यूनिट कितना लग रहा है 48 और 8 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 6 आ रहा है, 72 और 8 के हिसाब से 9 आ रहा है, लाइक दैट चारों डिपार्टमेंट का लिखा। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी वर्किंग कर लिया, फिर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड का भी एक लिख लिया 6120। फिर यहाँ से सारा अवेलेबिलिटी देखा। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ हर डिपार्टमेंट का और कितना देर ये लोग काम कर रहे हैं, 8 इंटू 300 डेज। तो सबका मैन आवर्स निकाल लिया, 8 इंटू 300 इंटू 30, ठीक है, 8 इंटू 300 इंटू 30 के हिसाब से। फिर 16 इंटू 300 इंटू 8 के हिसाब से, ऐसे मतलब मैन आवर्स होगा 8 इंटू 300 पर आदमी इंटू 30 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 24 करके ये सारे फिगर्स आवर्स मैक्सिमम आ गए। फिर क्वेश्चन में बोला एक फिक्स कॉस्ट भी हम लोगों को लेके चलना है। फिर बोल रहा है डेवलप लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉडल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बोला तो समझ में आ रहा है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट का z इक्वल टू मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट है P और Q मान लीजिए, उसके लिए आपको जो यूनिट्स बनाने हैं, इसका X यूनिट्स बनाना है, इसका Y यूनिट्स बनाना है, ये सब एग्जाम में प्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा। नोट नंबर 1 में आपने ये वर्किंग लिखा, नोट नंबर 2 में आप कंट्रीब्यूशन दिखाओगे, नोट नंबर 3 में आप बोलोगे मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो X क्या है, यूनिट्स ऑफ P है,
वाई क्या है, यूनिट्स ऑफ क्यू है, ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है यहाँ पर वो मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू क्या लिखा जाएगा आपका 72x जो कंट्रीब्यूशन है प्लस 112y जो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट क्यू का है माइनस फिक्स कॉस्ट से 20,000। तो ये माइनस 20,000 छूट जाएगा तो शायद नंबर कट सकता है, क्योंकि दिया हुआ है तो ले लेना चाहिए। कहीं लिखा नहीं ना मैक्सिमाइज करना है खाली कंट्रीब्यूशन, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है हम लोगों को उस हिसाब से। सो सब्जेक्ट टू क्या होगा, फिर आप अपना डिपार्टमेंट वाइज कांस्टेंट बना लीजिए, ए बी सी डी क्या होगा देख लीजिए आप। जैसे मैं फर्स्ट वाला बना देता हूँ, 6x प्लस 9y इज लेस देन इक्वल टू 72,000। ऐसे आप बाकी तीन का बनाइए, नॉन नेगेटिव अजम्पशन डालिए, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। और सेकेंड केस में बोल रहा है रिव्यू हाउ द फॉर्मुलेशन विल डिफर इफ लाइसेंस टू इम्पोर्ट मटेरियल इज रिलीज्ड ओनली फॉर 840। तो एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो फिर से आपको रीराइट करना पड़ेगा, rewrite LPP above LPP with one more constant which will be 60x plus 120y less than equal to 8,40,000। ठीक है, with this constant again, understood? 60x plus 120y less than equal to 8,40,000, understood? Next असाइनमेंट का फिर एक बेसिक क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा सारा है। इसमें क्या हो रहा है, 5 दिन है बट सब्जेक्ट 4 ही है, तो बैलेंस करने के लिए डमी डालो और फिर हंगेरियन रूल लगा दो और फिर जो ऑप्टिमम असाइनमेंट है वो आप सिलेक्ट कर लो। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया गाइस, आपके लिए छोड़ दिया है, समझा दिया है, और है कुछ भी नहीं। अब आप अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर ये वाला सिमुलेशन का क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें दो केस दिया हुआ है, इफ इट रेन्ड ऑन प्रीवियस डे, इफ इट डिड नॉट रेन ऑन प्रीवियस डे। तो दो केस का दो अलग अलग रैंडम इंटरवल बना लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 10 रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, और बोल रहा है आप सिमुलेट करके बताओ सिटीज वेदर कि आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला है, और अज्यूम करो कि पहला जब सिमुलेशन करोगे इट हैड नॉट रेन्ड द डे बिफोर। तो इसमें चक्कर क्या है ना, नॉर्मली जब इस तरह का सिमुलेशन करते हैं तो दो सेट ऑफ रैंडम नंबर दे देता है। ठीक है, तो इससे आप फर्स्ट वाला ले लेते हो, इससे सेकंड वाला का ले लेते हो, वैसा होता है। जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा क्वेश्चन में अराइवल टाइम और सर्विस टाइम, तो अराइवल टाइम का अलग दे दिया, सर्विस टाइम का रैंडम नंबर अलग दे दिया, तो उससे हो जाता है। बट इसमें क्या हो रहा है, एक ही रैंडम नंबर दिया हुआ है, और चक्कर क्या है कि ये दोनों सिनेरियो एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता ना, कि रेन हुआ और रेन नहीं हुआ, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, रेन होगा या रेन नहीं होगा, राइट। तो इसलिए फर्स्ट वाला के लिए आपको कोई एक ही एप्लीकेबल होगा। अब कौन सा एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट वाला के लिए बोल रहा है प्रीवियस डे अज्यूम कर लेना रेन नहीं हुआ। अगर रेन नहीं हुआ, इफ इट डिड नॉट रेन द प्रीवियस डे वाला टेबल से फिर वैल्यू उठाया जाएगा, हैड नॉट रेन तो डिड नॉट रेन से उठाया जाएगा। तो इसमें 67 मतलब यहाँ पे एक गाड़ी गिर रहा है, 67 मतलब नो रेन। तो मैंने इसका यहाँ पे सजा लिया था। तो वेदर क्या बनेगा, अगर आपको देखना है तो वो सेकेंड टेबल से देखना है, तो उसका आंसर आ रहा है नो रेन। ठीक है, कहाँ से देखा, प्रीवियस डे रेन नहीं हुआ था, तो सेकेंड टेबल से देखना है। ठीक है, फर्स्ट टेबल से नहीं देखना है। अब 63 आया, तो प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे रेन नहीं हुआ, तो फिर इसी से देखना है। 63 भी 00 टू 74 के बीच में, तो फिर से नो रेन। ठीक है, तो फिर से सेकंड टेबल क्यों रेफर हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस डे का स्टेटस देखना है। प्रीवियस डे का रेन नहीं हुआ तो सेकंड टेबल। 39 है, तो प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे रेन नहीं हुआ था, तो फिर से सेकंड टेबल। 39 पे भी नो रेन आएगा। ठीक है, फिर 55 प्रीवियस डे क्या हुआ था, फिर बारिश नहीं हुआ, 55 में 00 टू 74 भी वापस से नो रेन आएगा। ठीक है, बारिश हो ही नहीं रहा है। अब तो फरियाद लगाना पड़ेगा, गोपाल नन्ना रे निर्गुण नया रे, तोरे बिन हमरा कौन नहीं, तोरे बिन हमरा कौन नहीं। फिर से नो रेन क्यों हो रहा है सेकंड टेबल पे, प्रीवियस डे कोई बारिश नहीं हुआ, तो हम 29 का वैल्यू कहाँ देखेंगे, सेकंड टेबल में देखेंगे। कौन सा रेफर करना है, रैंडम इंटरवल सेकंड टेबल वाला, क्योंकि प्रीवियस डे कोई बारिश नहीं हुआ। अब 78 आ गया, तो 78 को देखने के लिए फिर जाना है कौन सा टेबल में, नो रेन वाला में।
नो रेन में 78 मतलब वो घन घन घोर बदरा, घन घोर छाए रे बदरा, आ गया बारिश। देख रहे सेकंड टेबल से ही, घन 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 घोर छाए रे बदरा, घन घन घोर छाए रे बदरा। अब बारिश हो गई 70 सेंटीमीटर। 70 वाला रैंडम नंबर देखना है, लेकिन प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे बारिश हो गई, तो अब ये फर्स्ट टेबल से देखेंगे। तो फर्स्ट टेबल में 70 कहाँ गिर रहा है, 1 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर से ये कहाँ पे देगा, फर्स्ट टेबल में देगा। क्यों फर्स्ट टेबल में स्विच किया, क्योंकि प्रीवियस डे बारिश हो गई। अब 06 प्रीवियस डे क्या हुआ था, बारिश हुई थी, तो 06 यहाँ पे देखेंगे। 06 यहाँ पे नो रेन, फिर से बारिश बंद हो गई, नो रेन। ठीक है, कहाँ पे देखा, ये फर्स्ट टेबल में देखा, क्योंकि प्रीवियस डे बारिश हुई थी। 78 अब कहाँ देखना है, प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे बारिश नहीं हुई, प्रीवियस डे बारिश नहीं हुई तो नो रेन। 78 मतलब फिर 1 सेंटीमीटर रेन आ जाएगा। बट ये कहाँ से देख रहे हैं, सेकेंड टेबल से देख रहे हैं। फिर 76 प्रीवियस डे क्या हुआ था, बारिश हुई थी, तो फर्स्ट से देखेंगे, तो 76 मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आएगा। ओके, दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड। इसलिए ये थोड़ा ब्लैंक रखा था कि आपको समझा दें और आप इसको आराम से करके आ पाएँ। तो अब क्या सिमुलेशन रिजल्ट आया, 1 2 3 4 5 6, 6 days स्टिल देयर इज नो रेन। टोटल रेन हो रहा है 2 2 3 4 5, 4 days टोटल रेनफॉल जो हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर हो रहा है। समझ में आया, ये आंसर लिखना है। टोटल डेज विदाउट रेन इज 6, टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड इज 4 सेंटीमीटर। 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर होगा ना, 2 3 4 5। समझ में आया आपको, एक बार अपने से ट्राई करिए और देखिए कर पा रहे कि नहीं। वापस से बता दें, 67 का कहाँ देखना है, ये हिंट दे गया, डिड नॉट रेन, तो यहाँ पे 63 का भी प्रीवियस डे बारिश नहीं हुआ था, है ना, प्रीवियस डे क्या हुआ था, बारिश नहीं हुआ, कोई रेन नहीं, कोई रेन नहीं, तो 63 भी वहीं पे देखना है, 39 भी वहीं पे देखना है, 55 भी वहीं देखना है, 29 भी वहीं देखना है। ठीक है, फिर 78 में प्रीवियस डे फिर बारिश हुआ, 78 पे प्रीवियस डे में 1 सेंटीमीटर बारिश हो गया, बट 70 में अब प्रीवियस डे बारिश हो गया था, मतलब 78 में प्रीवियस डे बारिश नहीं हुआ था, तो टेबल वही वाला देखा, सेकेंड टेबल, बट आंसर 78 का यहाँ पे गिर गया, तो 1 सेंटीमीटर रेन आ गया। अब 1 सेंटीमीटर रेन आ गया बोलकर यहाँ पे 70 का देखा, समझ में आया, यहाँ पर 70 का देखा आपने, 1 सेंटीमीटर रेन आ गया, तो अब 70 का जब देखा तो कौन सा टेबल में देखा, फर्स्ट टेबल में, क्योंकि प्रीवियस डे बारिश हो गई थी, प्रीवियस डे बारिश हो गई 70 यानी 1 सेंटीमीटर, 70 यानी 1 सेंटीमीटर रेन, फिर से लिख दिया, 70 के सामने 1 सेंटीमीटर लिखा। फिर 6 का कहाँ देखना है, प्रीवियस डे क्या हुआ था, बारिश हुई थी, यस, तो फर्स्ट टेबल में जाके देखिए 06 के लिए, फिर नो रेन आ गया, नो रेन लिख दिया। फिर 78 के लिए कहाँ देखना है, प्रीवियस डे क्या हुआ था, बारिश हुई नहीं हुई, तो सेकंड टेबल में देखना है, तो 78 कहाँ पे आ रहा है, 1 सेंटीमीटर रेन आ गया, 78 के सामने 1 सेंटीमीटर रेन लिख दिया। फिर 76 के लिए क्या देखना है, प्रीवियस डे क्या हुआ था, बारिश हुई थी, हाँ हुई थी 1 सेंटीमीटर, तो 76 के लिए ऊपर में जाके देखा 2 सेंटीमीटर रेन आ रहा है, 2 सेंटीमीटर डाल दिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना। चलो आओ नेक्स्ट देखो, 7A हो गया, अब 7B। 7B में ये लर्निंग कर्व थ्योरी का क्वेश्चन आया है, मतलब इस पेपर में इन्होंने बोला कि हम पर CPM आपको नहीं पूछ रहे हैं। एनीवे, तो लर्निंग कर्व थ्योरी में यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है 40 यूनिट्स का न्यू प्रोडक्ट का एक बना है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 8000 आवर दिया हुआ है @20, तो वेरिएबल ओवरहेड का भी मैंने मान लिया कि वो भी आवर पे डिपेंड कर रहा है, 8000 आवर्स @10 आ जाएगा अगर हम 8000 आवर को कॉपी करेंगे तो। फिर स्पेशल टूल रीयूजेबल है बोलकर उसको अपने मान रहे कि वो फर्स्ट टाइम में लगेगा, सब्सिक्वेंट में नहीं लगेगा। फिर फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शनड है, वो दिया हुआ है, जो अपने नॉर्मली कॉस्टिंग में काम नहीं आता, बट फिर भी देखते क्या होता है। कंपनीज पॉलिसी इज टू ऐड 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो इनका करेंट सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है 6 लाख अगर टोटल कॉस्ट है,
तो उस पर 25% और जोड़ देंगे तो आ रहा है 6 लाख प्लस 25%, 7,50,000, और 750 डिवाइडेड बाई अगर हम 40 करेंगे तो 187,500 इज आवर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। कंपनी के पास अनदर ऑर्डर आया, अनदर ऑर्डर मतलब रिपीट ऑर्डर फॉर 120 यूनिट्स। तो पहले 40 बना चुके हैं, 120 का और आया, तो टोटल एक्सपीरियंस 160 का हो गया। तो हम लोग ऐसे क्रॉस चेक कर लेते कि डबल कर करके हो जाएगा क्या, 40 80 160 हो जाएगा। तो हम लोग को इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। Based on its policy on absorption cost basis, a price of 18,750 per unit was quoted। तो 18,750 क्यों आया, इसीलिए आया होगा। अरे 6 लाख प्लस अगर आप 25% ऑन कॉस्ट जोड़ देंगे तो ये आ रहा है 7,50,000। उसमें 40 यूनिट अगर आप डिवाइड करोगे तो 18,750 पर यूनिट आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो सेलिंग प्राइस 18,750 पर यूनिट इस तरह से बोला, हमने कोट कर दिया। बट कस्टमर ने स्ट्रक कर दिया ऑर्डर एट ₹8,000 पर यूनिट। कस्टमर बोलता है 8,000 में देने तो दो। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है। बाजार में 18,750 में फर्स्ट ऑर्डर बेचे, बोलता है सेकंड ऑर्डर 8,000 में दो। द कंपनी इज शॉर्ट ऑफ वर्क एंड सो इज कीन टू टेक अप मोर ऑर्डर्स बट इट इज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी टू एक्सेप्ट एनी प्राइस बिलो इट्स कॉस्ट। तो कंपनी को काम चाहिए बट इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है इसमें नुकसान हो जाएगा। कंपनी एक्सपीरियंसेस अ लर्निंग कर्व ऑफ 80%। आपको बताना है गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 8,000 पर यूनिट। तो हमने क्या किया, लर्निंग कर्व थ्योरी से पहले वर्किंग नोट 1 बनाया और उसमें एवरेज टाइम पर यूनिट निकाला 160 तक का, वो आया 128। फिर नोट नंबर 2 हमने बनाया जिसमें इंक्रीमेंटल टाइम निकाला। इंक्रीमेंटल टाइम कितने का, यहाँ से यहाँ का, मतलब 41 टू 160। ठीक है, 41 टू 160 का इंक्रीमेंटल टाइम निकाला गया, यानी कि इन टोटल वो 120 यूनिट्स का आया। तो उसके हिसाब से 128 इंटू 160 माइनस 200 इंटू 40 किया तो आंसर आ रहा है 12,480 आवर्स। और उससे पर यूनिट निकाला तो 12,480 डिवाइडेड बाय 120 इज 104। ओके, तो ये 104 आवर पर यूनिट अगर हमारा टाइम आ रहा है तो उससे मैंने कॉस्टिंग किया। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया एक तरह से लेफ्ट साइड में, अगर आप ध्यान दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ 120 यूनिट्स। ओके, तो मटेरियल कॉस्ट है 5,000, कैसे आ रहा है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 40 करके। लेबर कॉस्ट के लिए आवर है 104, रेट है 20, और वेरिएबल ओवरहेड के लिए आवर है 104 और रेट ले लिया 10। और बाकी कोई कॉस्ट हमने लिया नहीं, स्पेशल टूल रीयूजेबल है, फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शनड हो रहा है, तो ये सब इंक्रीमेंटली कॉस्ट लग नहीं रहे हैं। टोटल कॉस्ट आ रहा है 8120। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट यू कैन से आ रहा है हमारा, और उसके अगेंस्ट में हमें प्राइस ऑफर हो रहा है 8,000, तो हमारा लॉस हो रहा है 120 करके पर यूनिट, और टोटल लॉस अगर हम निकालेंगे तो 14,400 का होगा। तो एडवाइस करो वेदर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, तो आंसर इज नो, रिजेक्टेड, बिकॉज इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे। ओके, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर 8A में अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो क्या आ गया है, यहाँ पर बोल रहा है मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एक्स सेट्स पर वीक एट टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 300, एंड डिमांड फंक्शन दिया हुआ है व्हेन प्राइस इन रुपीज इज p पर सेट विच इज गिवन टू यू एस एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस p/8। तो ये सिमिलर सम आपका किया हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का, है ना, बेसिक क्वेश्चन में से एक है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्टिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर वीक बता दो। मतलब ऑप्टिमल प्रोडक्शन पर वीक कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए, फिर प्राइस बता दो, फिर टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट भी निकाल दो। तो मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट इक्वेशन लिखा, फिर मार्जिनल कॉस्ट निकाला, फिर मार्जिनल कॉस्ट से मैंने क्या किया, तो प्राइस इक्वेशन में चले गए, प्राइस इक्वेशन को यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लिया, p इज इक्वल टू क्या आ रहा है इससे वो निकाल लिया। इसको अगर 8x उधर ले जाएं, 8 को उधर ले जाएं तो 8x हो गया, 8x इज इक्वल टू 600 माइनस p, तो p इज इक्वल टू आ रहा है 600 माइनस 8x, और फिर tr निकाला विच इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 600 माइनस 8x इंटू एक्स,
फिर MR निकाला, उसका डेरिवेटिव किया, 600x का डेरिवेटिव 600, 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव 16x। फिर MRMC को इक्वेट किया और x का वैल्यू निकाला विच हैज़ कम एज 29। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 29। फिर मोनोपोली प्राइस पूछा है तो प्राइस इक्वेशन में 600 माइनस 8x में वैल्यू बैठा दिया 29, तो 368 आ गया। फिर पार्ट 3 में टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट ऑप्टिमल प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट इक्वेशन में बैठा दिया 29 का वैल्यू और प्रॉफिट के लिए TR माइनस TC कर लिया, तो आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। वैसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए पूरा वीडियो चैप्टर का यूट्यूब में डाल दिया है, जो कि आपको SPM BV में भी हेल्प करेगा। और SPM BV में भी देख रहे हैं जो क्वेश्चन SCM में कराया वो पूछ ले रहे हैं, तो उसको कर लेना है, छोड़ना नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन फोरकास्टिंग का है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन बना के दिया हुआ है और आपको खाली वैल्यूज बैठाना है, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है विच इज़ द इक्वेशन फॉर सैलरी पर मंथ, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। और बोल रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे एक प्रोग्रामर चाहिए और 2 ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मिस हो जाता है क्वेश्चन में, हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं, हम लोग हड़बड़ा के बस नंबर्स पे आ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और जहाँ पर भी कोई ऐसा ए डेडिकेटेड प्रोग्रामर 2 नंबर में लिख दिया है या ए करके लिख दिया, तो समझ जाना कि एक प्रोग्रामर चाहिए, 2 ऑपरेटर चाहिए। तो प्रोग्रामर का x1 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो बता रहा है कि ग्रेजुएट इंजीनियर विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए प्रोग्रामर, और यहाँ पर 8 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए ऑपरेटर, और 1000 नंबर आपको बनाना है 3 साल में। और आपको यहाँ पे बोल दिया है वैल्यू क्या लेना है, x1 इज़ एडुकेशन एंड x2 इज़ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पे दिया हुआ है x2 दोनों का, बट x1 के लिए यहाँ पे वैल्यू दे दिया 20 ले लो और 14 ले लो। तो ये एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का x1 का फिगर्स दे दिया है, तो x1 20 ले लिया और x2 5 ले लिया, फिर इसका 14 ले लिया और 8 ले लिया, दोनों का सैलरी निकाला इसी क्वेश्चन से। और क्वेश्चन में जो बोला है कि टोटल कॉस्ट निकाल दो, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, हाउ मच एक्स्ट्रा द कंपनी शुड बिड फॉर ईच आइटम टू एकोमोडेट द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोग्रामर एंड 2 ऑपरेटर। यहाँ पे क्लियर ही कर दिया, एक प्रोग्रामर और 2 ऑपरेटर का आपको कितना टोटल कॉस्ट है वो बिड बताना है। बिड रेट मतलब कॉस्ट पर यूनिट बता दो। तो टोटल रिक्रूटमेंट कॉस्ट फॉर 3 इयर्स क्या आया, 2 ऑपरेटर का और इसका एक प्रोग्रामर का, इंटू 36 कहाँ से कर लिया, 36 मंथ्स होंगे ना 3 साल में, तो उससे टोटल कॉस्ट निकाल लिया और पर यूनिट पे जो आया वो अपने निकाल दिए। करेक्ट हो गया, सम पेपर सॉल्व। तो पॉइंट इज मेहनत करोगे तो ये सब इजी लगेगा। अब आप देखो, आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से इवेल्युएट करो कि आप कहाँ पे अभी खड़े हो, कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर या क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है। तो उसका कोई वीडियो देखो, हमारा जो रिवीजन सागा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसका वो देखो, तो आपका कहीं ना कहीं वो चैप्टर का एक लेवल आ जाएगा अपने आप, ठीक है। और फिर उस चैप्टर का हो सके तो हमारा एक दिव्य जड़ी बूटी बुक है, उसको लेकर उसका जितना और सवाल है उससे बना लो, तो चैप्टर ग्रिप में आ गया। मतलब एक रिवीजन सागा से देख लिया और एक दिव्य जड़ी बूटी बुक देख लिया। दिव्य जड़ी बूटी बुक क्या है, बेसिकली जितना भी उस पर्टिकुलर चैप्टर का पास्ट ईयर में और मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ वो सब इकट्ठा कर दिए, तो वो भी करने से उस चैप्टर पे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका भी यहाँ पे MQP में समझ आया आपको कि अभी भी ये पर्टिकुलर एरिया वीक है, उस पर काम करना है। उसको इग्नोर कर दोगे तो फिर देखो एग्जाम में वापस वही गलतियां होंगी जो पहले होते आ रही थी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस बात पे अगर यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो एक स्पेशल प्रोग्राम अपने SJC की तरफ से बना रहे हैं, स्पेशली फॉर CMA फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर्ड स्टूडेंट्स जिनका दोनों ग्रुप अपीयर हो गया है। तो यदि आप उनमें से एक हैं तो आपका एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद से रिज़ल्ट तक का, या रादर जॉब तक का जब तक टाइम है, उस टाइम में आपको बहुत कुछ करना है जिससे कि आप स्टिल रेलिवेंट रहे। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। उस प्रोग्राम का रिवील जल्द ही यूट्यूब में होने वाला है, तो बने रहिएगा और पूरा खोज के देखिएगा ज़रूर कि उसमें क्या है, अवेयर ज़रूर हो जाइएगा। ये नहीं कि पता ही नहीं था,
कर नहीं पाए प्रोग्राम वो अलग बात है, बट पता ही नहीं था, ऐसा ना हो जाए आपके साथ। ओके, ये स्पेशली CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है, तो वी विल डेफिनेटली शेयर विथ यू, एंड टिल देन प्लीज स्टे विथ अस। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube के तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।